हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओ की प्रीलिमिनरी सीरीज चलाई जा रही है 2023 की। यह टेस्ट नंबर आपका 99 है। 98 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्ले लिस्ट बना रखी है, आप लोग जा करके देख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि बीपीएससी, एमपीपीएससी, छत्तीसगढ़ पीसीएस, झारखंड पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, हिमाचल प्रदेश पीसीएस या फिर आरएस, तो आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। या किसी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हैं वो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लें कि मेरी जब भी वीडियो आए तो उनको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ओरांग राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। यह असम के उदलगुडी और सोनितपुर जिले ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर स्थित है। इसे वर्ष 1985 में वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में स्थापित किया गया था। 1999 में इसे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया। देखिए, बात की जा रही है ओरांग राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में, ठीक है। जो ओरांग राष्ट्रीय उद्यान है, यह जो कि असम में है और असम के उदलगुडी और सोनितपुर जो जिला है उसमें यह पड़ता है ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर, ठीक है, बिल्कुल सही है। और इसको जो है कि 1985 में वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में स्थापित किया गया था ओरांग राष्ट्रीय उद्यान को, और इसे 1999 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। तो ये हो जाएगा 1, 2 और 3, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। राष्ट्रीय आयुष मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। इस मिशन की शुरुआत सितंबर 2014 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत आयुष विभाग द्वारा 12वीं योजना के दौरान राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के माध्यम से शुरू किया गया था। दूसरा है कि सरकार ने राष्ट्रीय आयुष मिशन को केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में 2026 तक जारी रखने का निर्णय लिया है। बात की जा रही है राष्ट्रीय आयुष मिशन की, ठीक है। इसके संदर्भ में जो है कि बात की जा रही है राष्ट्रीय आयुष मिशन की, तो इस मिशन की शुरुआत कब की गई थी? सितंबर 2014 में किया गया था स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत, ठीक है। किसके तहत? जो है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत। और आयुष विभाग द्वारा जो है कि 12वीं योजना के दौरान राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के माध्यम से ये शुरू किया गया था। तो ये आपका सही है। दूसरा है कि सरकार ने राष्ट्रीय आयुष मिशन को केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में कब तक? 2026 तक जारी रखने का निर्णय लिया है। तो ये भी सही है आपका, पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, 1 और 2 दोनों सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ब्राज़ील धारा, दक्षिण अटलांटिक महासागर, हम्बोल्ट धारा, दक्षिण पूर्व प्रशांत महासागर, गल्फ स्ट्रीम, उत्तरी अटलांटिक महासागर, अगुलहास प्रशांत महासागर। देखिए, ब्राज़ील धारा की अगर हम बात करें तो यह गर्म धारा है और इसकी उत्पत्ति दक्षिणी विषुवतीय रेखीय धारा के विभाजन के फलस्वरूप यह होता है। देखिए, जो दक्षिणी विषुवतीय रेखा है, दक्षिणी विषुवतीय रेखा, ये जो है कि धारा की दक्षिणी शाखा ब्राज़ील धारा के नाम से जानी जाती है इसकी, और यह दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। तो ये आपका सही है। हम्बोल्ट धारा की अगर हम बात करें तो इसको पीरू धारा भी कहते हैं, और ये प्रशांत महासागर में बहने वाली ठंडे जल की महासागरीय धारा है। तो ये हो जाएगा दक्षिणी पूर्व प्रशांत महासागर। गल्फ स्ट्रीम की बात करें हम, तो ये जो है कि यह मैक्सिको की खाड़ी के से उत्पन्न होती है और उत्तर पूर्व दिशा में यूरोप के तट पर यह प्रवाहित होती है। तो ये हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर। अगुलहास की बात करें हम, तो ये जो है कि आपका मेडागास्कर के दक्षिण में मेडागास्कर और मोजाम्बिक धारा मिलकर के जो है कि अगुलहास धारा कहलाती है, और ये जो है कि हिंद महासागर में है। तो ये प्रशांत महासागर में नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। कोणधारी वन नहीं पाए जाते हैं? अमेजनिया में, स्कैंडिनेविया में, कनाडा में, फिनलैंड में। पूछा जा रहा है कि कोणधारी वन नहीं पाए जाते हैं। देखिए, कोणधारी वन जो है कि पाए जाते हैं आपके स्कैंडिनेविया में, कनाडा में भी, फिनलैंड में भी।
अमेजनिया में जो है कि कोणधारी वन नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए अगर हम कोणधारी वन की बात करें तो कोणधारी वन उत्तरी ध्रुव के चारों ओर लगभग जो है कि 50 डिग्री से लेकर के 70 डिग्री के अक्षांश पे ये पाए जाते हैं कोणधारी वन। ठीक है, कौन कौन से कोणधारी वन है? चीड़, देवदार, फर, स्प्रस। ठीक है, ये सब सारे क्या हैं? कोणधारी वन है। देखिए अमेजनिया की अगर हम बात करें तो इसमें ये जो है कि अमेजन बेसिन के आसपास का जो क्षेत्र है ना वो है, और यहाँ पे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो कोणधारी वन यहाँ पे नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे कौन से वन पाए जाते हैं? तो यहाँ पे पाए जाते हैं आपके उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे गहरा सागर है? भूमध्य सागर, जापान सागर, बेरिंग सागर, दक्षिण चीन सागर। देखिए पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे गहरा सागर है? कौन सा है? तो ये है आपका दक्षिण चीन सागर। देखिए जो विकल्प में दिया गया है उसमें से सबसे गहरा जो है कि दक्षिण चीन सागर है। वैसे अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा तथा सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो वो है आपका प्रशांत महासागर। और ये जो दक्षिण चीन सागर है ये प्रशांत महासागर का ही ये भाग है। देखिए प्रशांत महासागर में भी मेरियाना गर्त है। ठीक है, ये जो है कि सबसे गहरा मतलब जगह है मेरियाना गर्त, और ये प्रशांत महासागर में भी है। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति वलन द्वारा निर्मित नहीं होती है? अपनति, ग्रीवाखंड, समभिन्नति, उत्खंड। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी आकृति वलन द्वारा जो है कि निर्मित नहीं होती है? कौन सी आकृति? तो ये उत्खंड। देखिए जब दो फ्रंसों के बीच स्तंभ ऊपर उठ जाते हैं और किनारे के स्तंभ जो है कि यथावत मतलब कि वैसे ही रहते हैं, ठीक है, तो हार्स्ट मतलब कि उत्खंड का निर्माण होता है। और जो यूरोप का जो हार्ज पर्वत है ना ये इसी का उदाहरण है। ठीक है, चौराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है केदारनाथ मंदिर के उत्तर पूर्व में, केदारनाथ मंदिर के दक्षिण पूर्व में, केदारनाथ मंदिर के उत्तर पश्चिम में, केदारनाथ मंदिर के दक्षिण पश्चिम में। देखिए चौराबाड़ी ग्लेशियर जो है वो कहाँ पे सिचुएटेड है? तो ये सिचुएटेड है आपका केदारनाथ मंदिर के उत्तर पूर्व में, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में। तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। व्यापक का सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। 1848 से 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड डलहौजी द्वारा व्यापक रूप से पालन किए जाने वाले एक विलय नीति थी। इसके तहत कोई भी रियासत जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण में थी तथा जहां शासक के पास कानूनी पुरुष अधिकारी नहीं था, कंपनी द्वारा कब्जा कर लिया जाता था। देखिए बात की जा रही है व्यापकगत सिद्धांत के बारे में। ठीक है, व्यापकगत सिद्धांत बोल सकते हैं या फिर क्या बोल सकते हैं, इसको हड़प नीति बोल सकते हैं। ठीक है, ये जो है कि 1848 से लेकर के 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल थे कौन? लॉर्ड डलहौजी। इनके द्वारा जो है कि व्यापक रूप से पालन किए जाने वाली एक विलय नीति थी। बिल्कुल सही है। और इसके तहत कोई भी रियासत जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण में थी तथा जहां शासक के पास कानूनी पुरुष अधिकारी नहीं होता था तो कंपनी द्वारा कब्जा कर लिया जाता था। देखिए ऐसे समझ सकते हैं इसको कि जो व्यापक सिद्धांत था, ठीक है, व्यापकगत सिद्धांत और हड़प नीति थी। ठीक है, इसका मतलब यह है कि पैतृक वारिस के न होने की स्थिति में क्या होता था कि सत्ता जो था वो कंपनी के द्वारा जो है कि ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की नीति को ही ये क्या बोलते हैं, व्यापकगत नीति या फिर हड़प नीति कहते हैं। इसका मतलब ये है कि पैतृक वारिस न होने के कारण, मतलब किसी भी राजा का जो बच्चा था, ठीक है, अगर किसी भी राजा का बच्चा नहीं है और वो राजा मर गया तो मतलब ये होता है ना कि हाँ राजा मर गया तो उसका बच्चा ही मतलब राजा बनेगा। तो वैसे सिचुएशन में क्या होता था कि अगर राजा का बच्चा नहीं है तो वैसे सिचुएशन में उस राज्य का जो है कि हड़प नीति के तहत जो है कि अंग्रेजी साम्राज्य में उसको मिला लेते थे। ठीक है, तो ये चीज़ें हो जाता था। तो ये दोनों सही है, जो हड़प नीति सिद्धांत था इनका उसके अकॉर्डिंग जो है कि ये दोनों सही है। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। हंटर आयोग ने निम्नलिखित में से किसके विकास पर विशेष जोर दिया? प्राथमिक शिक्षा, स्त्री शिक्षा, उच्चतर शिक्षा, तकनीकी शिक्षा। देखिए हंटर आयोग
हंटर आयोग की हम बात करें तो हंटर कमीशन का गठन जो है कि लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में किया गया था 1882 ईस्वी में, और ये जो है कि प्राथमिक शिक्षा के विकास और उन्नति के लिए किया गया था। तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर ने कौन कौन सी उपाधि दी, इनमें से क्या सत्य है? 400 का मनसब प्रदान किया, खान की उपाधि, एक जागीर। देखिए बात की जा रही है कैप्टन हॉकिंस की, जो कि जहांगीर ने कौन कौन सी उपाधि दी, इनमें से क्या सत्य है? ठीक है, तो देखिए 1609 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस मुग़ल दरबार पहुंचा तो सम्राट जहांगीर ने मित्र की तरह जो है कि स्वागत किया इसका, और उसे 400 का मनसब प्रदान किया, खान की उपाधि और एक जो है कि जागीर प्रदान किया। तो ये तीनों हो जाएगा सही, 1, 2 और 3, ये डी ऑप्शन आपका सही है। ऋग्वैदिक कालीन नामों में कौन सुमेलित नहीं है? लांगल, हल, सीता, हल से बनी नालियाँ, पर्जन्य, जुते हुए खेत, अवत, कुआं। देखिए ऋग्वैदिक कालीन नामों में सुमेलित नहीं है। ठीक है, देखिए हल को क्या बोला जाता था? लांगत बोला जाता था। हल से बनी हुई नालियों को क्या बोला जाता था? सीता बोला जाता था। और जूते हुए खेत को क्या बोला जाता था? जूते हुए खेत को उर्वरा बोला जाता था। ठीक है, ना कि पर्जन्य बोला जाता था। पर्जन्य किसको बोला जाता था? तो पर्जन्य जो है कि ऋग्वैदिक काल में बादल को कहा जाता था, और कुआं को जो है कि अवध कहा जाता था। तो पर्जन्य जो है कि ऋग्वैदिक काल में किसको बोला जाता था? तो बादल को बोला जाता है, और जूते हुए खेत ये जो है कि उर्वरा को जूता हुआ खेत बोला जाता था। तो ये सुमेलित नहीं है आपका सी ऑप्शन। ज्योतिबा फुले के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। वे केरल के समाज सुधारक आंदोलन के पहले व्यक्ति के नेता थे। उन्हें ऊंची जातियों के प्रभुत्व और ब्राह्मणों की श्रेष्ठता के विरुद्ध जीवन भर अभियान चलाया। उन्होंने बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए स्कूल शुरू किए। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? देखिए बात की जा रही है ज्योतिबा फुले के संबंध में। ठीक है, कि इन्होंने, देखिए ये जो है कि केरल के समाज सुधारक आंदोलन के पहले पंक्ति के नेता थे। देखिए ये जो है ना, कहाँ के नेता थे? तो ये ज्योतिबा फुले महाराष्ट्र के समाज सुधारक आंदोलन से संबंधित थे, ये न कि केरल से। तो पहला ही गलत हो गया। उन्होंने ऊंची जातियों के प्रभुत्व और ब्राह्मणों की श्रेष्ठता के विरुद्ध जीवन भर अभियान चलाया था, बिल्कुल सही है। और उन्होंने बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए स्कूल भी शुरू किए थे। तो पहला गलत है, दूसरा और तीसरा जो है कि आपका सही है। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, 2 और 3 सही है। ब्रह्म समाज के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। राजा राम मोहन राय के बाद ब्रह्म समाज की परंपरा को देवेंद्रनाथ ठाकुर ने आगे बढ़ाया। ब्रह्म समाज का अधिकांश प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों एवं मजदूरों पर था। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए बात की जा रही है ब्रह्म समाज की। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। उसके बाद से इस परंपरा को किसने आगे बढ़ाया? तो इस परंपरा को जो है कि 1843 के बाद जो है कि देवेंद्रनाथ ठाकुर ने इसको आगे बढ़ाया। उसके बाद से 1866 तक जो है कि देवेंद्रनाथ ठाकुर ने आगे बढ़ाया। 1866 के बाद से इस आंदोलन को केशव चंद्र सेन के द्वारा जो है कि आगे जारी रखा गया। तो ये आपका सही है। और ब्रह्म समाज का जो अधिकांश प्रभाव पड़ा था वो किस पे पड़ा था? ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों एवं मजदूरों पर था? नहीं, जो ब्रह्म समाज का अधिकांश प्रभाव था वो जो है कि नागरिक, जो मतलब शिक्षित नागरिक थे, जो नगरीय शिक्षित वर्ग तक ही सीमित रहा था। ये ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों और मजदूरों तक नहीं पहुंचा था। तो दूसरा क्या है आपका? गलत है। पहला सही है, तो ये हो जाएगा आपका केवल एक सही है। निम्नांकित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। खिलाफत आंदोलन, पुनः समझौता, भारत छोड़ो आंदोलन, वैकोम सत्याग्रह। खिलाफत आंदोलन की अगर हम बात करें तो ये 1919 और 1920 के करीब हुआ था। पुनः समझौता कब हुआ था? तो ये 1932 में हुआ था। किसके बीच? तो गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच पूना में हुआ था।
भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 और बाइकोम सत्याग्रह जो है कि ये 1924-25 के टाइम हुआ था। तो देखिए कौन हो जाएगा, पहले नंबर पे तो ये आ जाएगा पहला वाला, ठीक है। दूसरे नंबर पे ये 24-25 आ जाएगा। तीसरे नंबर पे आपका पूना समझौता आ जाएगा। चौथे नंबर पे ये आ जाएगा। तो ये होगा आपका 1423। 1423 कौन सा है ये ऑप्शन हो जाएगा। भारत में आने वाली यूरोपीय कंपनियों का क्रम क्या था? पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी। भारत में आने वाले जो यूरोपीय कंपनियां थी उनका क्रम क्या है? देखिए सबसे पहले अगर देखा जाए तो कौन आया? तो सबसे पहले आपके पुर्तगाली आए, ठीक है। उसके बाद से कौन आया? डच आए, ठीक है। उसके बाद से कौन आया? उसके बाद से अंग्रेज आए, ठीक है। उसके बाद से डेनिश आए, उसके बाद से फ्रांसीसी आए, उसके बाद से स्वीडिश आए, ठीक है। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा? पहले नंबर पे ये, फिर उसके बाद से ये डच, फिर अंग्रेज, अंग्रेज़ों के बाद जो है कि डेनिश आए, तब फ्रांसीसी आए, डेनिश आए नहीं। तो 1324 हो जाएगा इसमें। 1324 कौन सा है? ये सी ऑप्शन है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के संबंध में निम्न कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। इस योजना की घोषणा भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त 2014 को वित्तीय समावेश को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया था। इस योजना की शुरुआत औपचारिक रूप से 28 अगस्त 2015 को हुई। प्रधानमंत्री जनधन योजना की बात की जा रही है, ठीक है। प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है, इस योजना की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कब किया गया था? 15 अगस्त 2014 को वित्तीय समावेश को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया था। कब? 15 अगस्त 2014 को। मतलब क्या किया गया? ये घोषणा किया गया था, ठीक है। ये सही है आपका। और इस योजना की जो शुरुआत थी औपचारिक रूप से, वो 28 अगस्त 2014 को की गई, ना कि 2015 को की गई। तो पहला सही है आपका, दूसरा क्या है? गलत है। तो इसमें हो जाएगा केवल एक, ठीक है। नीली हरी शैवाल पर परजीवी वायरस कहा जाता है लैम्डाफेज, साइनोफेज, बैक्टीरियोफेज, कोलीफेज। नीली हरी शैवाल पर परजीवी वायरस कहा जाता है, ये कहा जाता है साइनोफेज। देखिए नील हरी शैवाल को जो है कि साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पौधे पर चढ़ती बेल को क्या कहते हैं? लत्ती, लियाना, झाड़ी, इनमें से कोई नहीं। बात की जा रही है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। इसमें जो पौधे पर चढ़ती जो बेल के होती है उसको कहा जाता है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में? तो उसको कहा जाता है लियाना कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा हास्य गैस लाफिंग गैस के रूप में प्रयुक्त होता है? नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। हास्य गैस जो लाफिंग गैस होता है उसके रूप में प्रयुक्त होता है कौन सा? तो वो होता है नाइट्रस ऑक्साइड। देखिए ये लाफिंग गैस भी इसको कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड को, और इसको शैल्य क्रिया के समय में निश्चेतक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अच्छा, नाइट्रस ऑक्साइड का आप लोग फार्मूला बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। तो देखिए क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से पिछले वीडियो में कि भारत में कोयला उत्पन्न करने वाला भौमिकीय समूह है धारवाड़, विंध्य, कुडप्पा, गोंडवाना। भारत में कोयला उत्पन्न करने वाला भौमिकीय समूह कौन सा है? तो वो है आपका गोंडवाना। डी ऑप्शन आपका सही है। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्रीय आलू शोध संस्थान कहाँ स्थित है? शिमला, राजमुंदरी, मैसूर, कटक। केंद्रीय आलू शोध संस्थान कहाँ पे सिचुएटेड है? ये कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि मेरी जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा दूसरा चैनल है श्री GS पॉइंट, आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पे मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, और इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी स्टडी विद श्री 25 एंड श्री GS पॉइंट। टेलीग्राम पे हमारा चैनल है स्टडी विद श्री। इन सब सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करते हैं आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो इन सब सारे जगहों से कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि इन सब सारे जगहों पे स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है।
दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग एक लाइक कर दिया कीजिए, एक अच्छे से कमेंट्स कर दिया कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर किया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।